तो भाई लेकर आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू मांगा जिसकी स्टोरी को मैं स्पॉयलर्स देकर स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ। मांगा काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो चलो बिना देर के इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर इस नए मांगा के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और एक बंदा कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट ग्रैंड डचेस बेल्ड्रोवा के साथ फिक्स हो चुकी है और मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा इसका क्या मतलब है। फेडा नोजरोवा बताया जाता है ग्रैंड डचेस के साथ एंगेजमेंट। ये शब्द कुछ और नहीं बल्कि एक नोवेल के लिए मौत की सजा वाले शब्द हैं। यहाँ पर सिर्फ दो चॉइस हैं, या तो एंगेजमेंट को तोड़ दो और अपनी फैमिली से गायब हो जाओ और इसे एक्सेप्ट करने के बाद टुकड़ों में काटे जाओ। लेकिन मैं एक फैमिली का पार्ट बनना चाहता हूँ। कमजोर सा नाइट फैमिली का तीसरा बेटा एक कुकुम्बाई से जन्मा था। लोग भी उसे ट्रेनिंग करते हुए देखकर कहते हैं क्या वे आज भी ट्रेनिंग कर रहा है? आखिर इसका क्या मतलब है? वह तो सिर्फ एक ही सेम लेवल पर अटका हुआ है। यह तो एकदम बेकार है, चाहे ये कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। एमसी भी मन में सोचता है मेरी साइड पर कोई भी नहीं था, फिर भी मैंने इसे इंड्योर किया। मैंने सोचा अगर मैं ट्राई करूंगा और भी ज्यादा ट्राई करूंगा तो मुझे भी किसी ना किसी दिन एक्नॉलेज किया जाएगा। तभी उसका भाई वहां पर आता है और कहता है फ्रेडा, मैंने तुम्हारे बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग सा र्यूमर सुना है। क्या तुमने सच में एक नाइट ट्रेनिंग की स्टार्टिंग की है? लगता है तुम्हें किसी चीज के बारे में काफी बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही कोई भी राइट नहीं था, वो भी उन बेकार की ब्लू आंखों के साथ। एमसी सोचता है मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली से एक्नॉलेज होना चाहता था, लेकिन उन्होंने भी अपनी नजरें मुझसे चुरा ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। एमसी भी अपने सर्वाइवल के रास्ते को चुनता है और कहता है कि मैं फैमिली को छोड़ने जा रहा हूँ। जिसके ऐसे डिसीजन को सुनने के बाद उसके फादर के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वे कहते हैं ठीक है और अब से तुम इस फैमिली के कोई भी हिस्से नहीं हो। जहाँ पर अगले दिन हमारे एमसी को अपने बोरिया बिस्तर के साथ बाहर निकाल दिया होता है और छोड़ दिया होता है इस दुनिया में एक अकेला पर्सन। एमसी भी मन में सोचता है उन्हें यहाँ तक पता था कि मैंने कितना हार्ड ट्रैक किया था इस सब के लिए। मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा और इस तरीके से मुझे फेंकने के लिए उन्हें रिग्रेट कराऊंगा। और उसी दिन मैं बना एक मेज। मैं एक मेज के तौर पर 18 साल की उम्र में ही अवेकन हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारे एमसी को पीटा जाता है और कुछ लोग कहते हैं क्या तुम इस एज में भी मेज बनने के बारे में सोच रहे हो? एमसी वही बताता है कि यह दूसरे ट्रेनिंग्स के मुकाबले में काफी ज्यादा ही लेट था और लोग भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं इतनी लेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने की वजह से। हर एक मेज अपनी इनर पावर का यूज एक ड्राइविंग फोर्स के जरिए करता है और वह उन लोगों से भी कहता है चाहे मैं इन चीजों के बारे में ना भी समझूं फिर भी यह मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जहाँ पर हमारे एमसी का माना रेड कलर का होता है जिसे देखकर वे लोग भी चौंक जाते हैं। वे कहते हैं क्या ये माना? यह तो एक रेड सर्कल है। एमसी भी कहता है मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा माना नफरत और प्रतिशोध की भावना से बना हुआ है। और तभी वे अपनी मैजिक पावर से करता है काफी खतरनाक सा ब्लास्ट और उन सारे ही बंदों को अच्छी तरीके से पेल चुका होता है। वह जब मैं एक आर्किमिस्ट के तौर पर सिक्स्थ सर्कल पर पहुंच चुका था तो वह जगह जिस पर मैं सबसे पहले लौटा था वह था मेरा घर, मेरी फैमिली। मैंने उन सर्वेंट्स जो कि मेरी काफी ज्यादा ही निंदा करते थे उनको उनके ही हाथों से मरवा डाला और फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर के बीच में इतनी नफरत भर दी कि उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को मार डाला। और फैमिली के फादर जिनसे मैं सबसे ज्यादा ही नफरत करता था, इस जिंदा नरक को अपने सामने देखने के बाद वे भी टूट गए और अपने आप को मारने की भीख मांगने लगे। एमसी भी उसके पास आते हुए कहता है इसे ध्यान से देखो फादर, क्या यह आपकी वही फैमिली नहीं है जिसे आपने काफी मेहनत से बनाया था? और इसी तरीके से उसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर डाला और जितनी भी चीजें रोजनवा फैमिली से कनेक्टेड थी उन वे सारे ही वैनिश हो चुकी हैं। लेकिन हमारी एमसी की आंखों में अभी भी रेड कलर का माना होता है। वह कहता है नहीं, यह काफी नहीं है। एमसी बताता है मेरी नफरत और गुस्सा कम होने के बजाय यह पूरे कॉन्टिनेंट से होता हुआ गुजरा और ना जाने कितने लोगों की मौतें हुई। इसके रिस्पॉन्स में अनगिनत पावरफुल लोगों ने अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ कर दिया। जहाँ पर लोग उससे कहते हैं तुम कमीने, तुमने एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुमने काउंटलेस लोगों को मारा और अब भी तुम ऐसी बेकार की बातों को कर रहे हो। फ्रेडा, इस कॉन्टिनेंट का दुश्मन, हम तुम्हारा जजमेंट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं जिंदा बच गया और मैंने अचीव किया ह्यूमंस की लिमिट का सबसे हाईएस्ट सर्कल, एर्थ सर्कल, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली तक ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। इस तरीके से मैं बन चुका था एक ग्रेट मेज, क्योंकि अब उन लोगों के साथ मैंने ऐसा कुछ बुरा कर दिया था जिस वजह से वे जरूर से ही मेरे पीछे अपना बदला लेने जरूर आते। तो मुझे भी अब स्ट्रॉन्गर बनना था ताकि मैं हर किसी को क्रश करके रख सकूं और मुझे पहुंचना था डेमी गॉड के रियल्म तक, यानी कि 9th सर्कल तक। मुझे चाहिए थी एक ओवरवेलमिंग पावर और इस 9th सर्कल को पाने का एक अल्टीमेट इंग्रेडिएंट है, हाँ भाई सही समझ रहे हो, एक ड्रैगन का दिल।
एक क्रिम्सन ड्रैगन जो कि है ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा, और यही वह कारण था जिस वजह से उसने शुरुआत में ही इससे एंगेजमेंट करने से मना कर दिया था, क्योंकि आखिरकार एक ह्यूमन किस तरीके से एक ड्रैगन के साथ शादी कर सकता है। और अब हमारे एमसी को इसी डचेस यानी कि इसी ड्रैगन का हर्ट चाहिए, और हमारा एमसी भी कहता है सच में भाग्य कितना निर्दयी है। अगले सीन में हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसकी हालत इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वह कहती है सोचा जाए तो जो कि मेरा फियांसे होना चाहिए था वो मुझे मारने आया है। ड्रैगन से फाइट करते करते हमारे एमसी की भी हालत खराब हो चुकी होती है। एमसी भी कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे हाथों से शांति से मर जाओ टायरेंट वेल्ड्रोवा। ड्रैगन भी कहती है मुझे पता है मुझे टायरेंट कहा जाता है, लेकिन क्यों? मैंने आज तक कभी भी अपने आप को ह्यूमंस के सामने नहीं दिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारे जन्म से पहले तक भी, और मैं अब तक यहाँ पर ह्यूमंस की दुनिया से एकदम दूर रही। आखिरकार तुम्हारे अंदर मेरे लिए किस तरीके की नफरत भरी हुई है? एमसी भी कहता है क्या तुमने कुछ नहीं किया? तुम ही हो मेरे दुर्भाग्य का कारण। तुम्हारी वह बेकार की लालसा अपने फियांसे को ढूंढने की, जिसकी वजह से मुझे मेरी फैमिली से भी निकाल दिया गया। ड्रैगन भी कहते हैं क्या ये मेरा फॉल्ट था? एमसी भी कहता है हाँ, एक लालची ड्रैगन अपने साथी के तौर पर एक ह्यूमन को चाहती थी और वही लालच मेरे दुर्भाग्य का कारण बना। क्या तुम्हें पता भी है? जिसकी बातों को सुनकर ड्रैगन भी कांपने लगती है। वे कहती क्या ऐसा है? एमसी भी उसकी ऐसी हरकत को देखकर मन में सोचता है ये है अभी अभी क्या था, छोड़ो ये चाहे कुछ भी हो, अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया अपने माना को रिकवर करने का। अगर मैं इस पर सिर्फ एक फाइनल अटैक कर दूं तभी वह ड्रैगन कहती है ठीक है मैं समझ गई, और ऐसा कहकर वह अपने ड्रैगन वाले हाथ को आगे बढ़ाती है। एमसी को लगता है कि वह उसके ऊपर अटैक करने वाली है, इस वजह से वह भी अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर गिरता है ड्रैगन का ब्लड, जहाँ पर वह ड्रैगन अपने सीने को चीरने लगी होती है। वह भी मन में सोचता है कि हाँ यह अपने आप कोई चोट क्यों पहुंचा रही है। ड्रैगन भी कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे मैजिक के लिए तुम्हें एक ड्रैगन हर्ट चाहिए है ना? और हमारा एमसी भी मन में सोचता है यह कमीनी क्या यह उस हर्ट को यूजलेस बनाना चाहती है? मैंने कहा रुक जाओ, वह हर्ट ही मेरा एकमात्र चांस है 9th सर्कल तक पहुंचने के लिए, मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर वह उस ड्रैगन पर भी अटैक कर देता है, जिससे उस ड्रैगन के सिर पर होता है काफी खतरनाक सा ब्लास्ट, लेकिन वह ड्रैगन फिर भी नहीं रुकती और अपने सीने को चीरती ही जाती है और वह ड्रैगन खत्म होकर वहीं पर गिर पड़ती है। हमारा एमसी कहता है कि यह पागल क्या, आखिरकार उस हर्ट का क्या हुआ? लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। वह देखता है कि उस ड्रैगन ने अपने ही हाथ से अपने ही दिल को निकालकर हमारे एमसी के सामने रख दिया होता है और कहती है इसे ले जाओ। जिस सीन को देखकर तो हमारा एमसी भी स्पीचलेस रह जाता है। वह मन में सोचता है आखिरकार क्यों? मैं नहीं समझ सकता वेल्ड्रोवा, आखिरकार तुम इतनी आगे क्यों गई? यह तुम्हारा आखिरी चांस था, तुम मुझे मार भी सकती थी। ड्रैगन भी कहती है हाँ मुझे पता था, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरी वजह से इतनी ज्यादा दुखी हुए। एमसी सोचता क्या? ड्रैगन मन में सोचती है काफी लंबे टाइम से मैं अपने आप से नफरत करती थी, मैं इस बेकार के ब्लड से नफरत करती थी जो कि मेरी नसों में बहता था, और उस गुस्से से भी जो कि बिना किसी कारण के दूसरी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे मन में आता था। मेरा बेकार का ये सेल्फ, मेरी एग्जिस्टेंस ही दूसरे लोगों को काफी हद तक डरा देती थी। तो अगर मैं मर जाऊंगी तो ये सारी चीजें ही रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जीते जी खुशियों की आशा करना यह मेरा एक बेकार का सपना था। और ऐसा मन में सोचते हुए वह रो भी रही होती है और वह हमारे एमसी से भी कहती है अब जब सभी लोग मुझसे इतना दुखी हो ही रहे हैं तो मुझे कम से कम तुमको तो खुशी पहुंचानी ही होगी ना, और मैं आशा करूंगी तुम्हें ऐसी थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, और यही वह लास्ट चीज है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर उसका अंत वहीं हो जाता है। इस सारे सीन को देखकर हमारा एमसी भी अलग ही सदमे में चला जाता है और अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है आखिर ये कैसी फीलिंग है, आखिर मैं इतना अनईजी फील क्यों कर रहा हूँ? वेल्ड्रोवा तुम कमीनी, मरते मरते भी मेरे साथ क्या गड़बड़ कर गई है? रुको सोचो, आखिर मैं यहाँ पर किस लिए आया था? 9th सर्कल मेरे सामने है, एसेंस ऑफ ड्रैगन जो कि सदियों से बचा हुआ है। अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लूंगा तो इससे मैं ह्यूमैनिटी को सरपास कर दूंगा और एक डेमीगॉड के रूप में रिवॉर्ड होऊंगा। जहाँ पर जैसे ही वह ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्व करता है हमारे एमसी के चारों बगल से निकलती है काफी खतरनाक सी एनर्जी, लेकिन अगले ही पल वह अपने आप को कहीं और ही पाता है। वह सोचता भी है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? मुझे पक्के तौर पर पता है कि मैंने ड्रैगन हर्ट को लिया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अलग ही चीज की गहराइयों में आ चुका हूँ। क्या यह उस हर्ट का इफेक्ट है? यहाँ पर तो उसका इतना दुख का बड़ा इमोशन है वेल्ड्रोवा का। वेल्ड्रोवा के उन इमोशंस को फील करने के बाद वह भी अपने घुटनों के बल आ जाता है और सोचता है मैंने इन्हें देख लिया, एक डीप और एंशिएंट दुख जिसे मेरे दुख से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता।
फिर भी यह बेचारी अंत तक इस वर्ल्ड से घुलना मिलना चाहती रही। मेरे उस गुस्से और नफरत ने उसकी उस जीवन को खत्म कर दिया। यह कितना डरावना है, मैंने ये क्या कर दिया? वह क्या चीज थी जिसे मैं इतनी बुरी तरीके से चाहता था? क्या एक ग्रेट मेज बनना, या फिर रिवेंज लेना, या फिर एक डेमी ह्यूमन बनना, या फिर एक डेमी गॉड बनना? नहीं, मैं तो बस एक सिंपल फैमिली चाहता था और पीसफुली रहना चाहता था। तो वेल्ड्रोवा, क्या तुम भी मेरी तरह इन्हीं चीजों को चाहती थी? अब तो ये मीनिंगलेस है। वह पहले ही मेरे हाथों से मारी जा चुकी है और आखिर इस पॉइंट पर इसका क्या मतलब है? हमारा एमसी भी गहरे दुख में चला जाता है। तभी हमारा एमसी एक सोल स्पेल, जिसे सिर्फ 9th सर्कल के मेज ही कास्ट कर सकते हैं, जिस स्पेल का नाम है विश, उस स्पेल को कास्ट करता है और कुछ टाइम बाद उसे आवाज आने लगती है, फ्रीडा फ्रीडा। और अचानक से हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं। वह सोचता है आखिरकार मैं कहां पर आ गया, जहां पर उसके सामने उसके फादर होते हैं, जो कि कहते हैं, फ्रीडा तुम पंक, तुम्हारे फादर तुमसे कुछ बात कर रहे हैं और तुम उनका जवाब भी नहीं दे रहे। एमसी भी इन सारी चीजों देखकर थोड़ा सा असमंजस में होता है। वह भी मन में सोचता है कि मुझे पक्के तौर पर पता था कि मैंने इन्हें क्रिपल करके मार दिया था, लेकिन आखिरकार यह दिन कौन सा है? और फाइनली भाई वह उसी दिन पर आ चुका होता है जहाँ पर उसके फादर ने उसको उस वेल्ड्रोवा के एंगेजमेंट के बारे में बताया होता है। और उसके फादर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा आखिर इसका क्या मतलब है, और अगर तुम इस एंगेजमेंट को रिफ्यूज करोगे तो तुम्हें इस फैमिली से। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है और अपने फादर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं समझ गया, मैं ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा के साथ एंगेजमेंट करूंगा और फॉर्मली तौर पर इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। फिर हमें हमारे एमसी के भाई और इस फैमिली के सेकंड बेटे हुरैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्या वह कमीना ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा के साथ एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया? क्या मैंने सही सुना? मुझे यह यकीन है कि वह थोड़ा पागल है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह खुद चलकर अपनी कवर में जाकर दफन हो जाए। आखिर वह अब कमीना क्या करने के बारे में सोच रहा है? उसका बटलर भी उसे बताता है कि हाँ, वे अब जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने सारे सर्वेंट्स को अपने रूम से निकाल दिया है और अपने आप को उसी रूम में बंद कर लिया है। हुरैन भी कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर मेरे पास भी अभी टाइम बचा हुआ है अपने भाई से बात करने के लिए। चलो चलकर देखते हैं आखिरकार उसका चेहरा किस तरीके का दिख रहा है। तभी हमारे एमजी के रूम का सीन दिखाया जाता है और अगले ही पल दरवाजे से उसका भाई अंदर आ जाता है, जो कि कहता है, तुम कमीने फ्रेडा, आखिरकार तुम यहाँ से अभी तक क्यों नहीं गए? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और देखता है कि हमारा एमसी एकदम तैयार होता है। वह मन में सोचता है, मुझे तो लगा था कि यह काफी ज्यादा रोएगा, चिल्लाएगा और यह कहेगा कि यह नहीं जाना चाहता वहां पर, लेकिन यह तो अपने आप से ही तैयार हो गया। हमारा एमसी भी कहता है, बिना नॉक नॉक करे और बिना इजाजत ले किसी और के रूम के अंदर आना अच्छा नहीं होता भाई। अगर तुम उन सर्वेंट्स के बारे में पूछने आए हो तो उनसे मैंने ही कहा था उनसे यहाँ से जाने के लिए। उसका भाई भी पूछता है, क्या तुमने ये कपड़े अपने आप ही पहन लिए? एमसी भी कहता है, हाँ, अब से ये काम मुझे ही करने होंगे, तो मुझे इनकी आदत तो डालनी होगी ना। उसका भाई भी मन में सोचता है, क्या ये बंदा वही फ्रेडा है जिसे मैं जानता हूँ? और हमारे एमसी से कहता है, तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वह पहले ही फाइनल हो चुकी है, क्या तुम्हें पता हो ये इसका क्या मतलब है? एमसी भी सीधे कह देता है, हाँ मुझे पता है, इसका मतलब है कि यह एक ऑर्डर है जो कि कहता है कि तुम्हें फैमिली से निकल कर जाना होगा। जिसे सुनकर तो उसका भाई भी चौंक जाता है, कहता है, क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इस एंगेजमेंट में मारे जाओगे। क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार डचेस वेल्ड्रोवा की जो फियांसे की पोजीशन है वह अब तक खाली क्यों है? एमसी भी कहता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है। पास्ट में जो वेल्ड्रोवा का पहला फियांसे था वह था इस एम्पायर का थर्ड प्रिंस, एक परफेक्ट मैन और ब्रिलियंट माइंड के साथ, जिसके लुक्स भी आउटस्टैंडिंग थे और लोग भी उस पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उसने अपने एम्परर बनने की पोजीशन को छोड़कर सीधा वेल्ड्रोवा के पास चला गया फियांसे बनने के लिए। उस दिन जिस दिन वह वेल्ड्रोवा के साथ एंगेजमेंट के लिए निकला था, उसकी आंखों में तो काफी ज्यादा आशा थी, लेकिन एक कीड़े की तरह मसल दिया गया। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इस एंगेजमेंट में सक्सेस हो पाओगे जिसमें खुद थर्ड प्रिंस भी सक्सेस ना हो पाए? ठीक है, तो फिर आखिरकार एक ऐसे इडियट को समझा कर भी क्या फायदा है जो कि खुद ही ड्रैगन के मुंह में जाना चाहता है। और हाँ, फैमिली के ऑर्डर्स को डिसओबे करने या भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी गले को काटूंगा। एमसी भी कहता है, भाई मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और अपनी उस चीज को अपने पैंट में ही रखना। वैसे भी सभी लोगों को पता है तुम्हारी उन घिनौनी आंखों के बारे में जब तुम अपने भाई की पत्नी की तरफ देखते हो। जिसकी बात को सुनकर उसका भाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम कमीने? उसके बटलर ने उसे पकड़ रखा होता है। हमारा एमसी भी कहता है, हाँ, अगर तुम मुझे हिट करना भी चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा। वैसे भी ये बचपन वाला टाइम नहीं है, अगर मेरे चेहरे पर इस टाइम पर एक भी स्क्रैच आ गया तो थोड़ी वो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी ड्रैगन के जबड़े में जाने के लिए अभी मुझे काफी लंबा रास्ता तय करना है,
तो मैं अपने रास्ते चलता हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी अपने सामान को तैयार करके आ चुका होता है बग्गी के पास, जहाँ पर उसका सर्वेंट ढोंग करते हुए कहता है, मास्टर मैं आपको सर्व करते हुए काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस किया था और आपको सर्व करना मेरे लिए काफी सम्मान की बात रही। एमसी भी मन में सोचता है, ऐसी चीजें कहना जिनका तुम्हारे लिए भी कोई मतलब ना हो। अगर तुम मेरे लिए ऐसी तरीके से फील करते तो तुम कभी भी मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। बचपन में जब मैं बीमार होता था तो मुझे लगता था कि यह मेरी कमजोरी की वजह से है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे सर्वेंट्स भी मेरे साइड पर नहीं थे। पुराने दिनों के बारे में याद करूं तो मुझे उनको मारने का मन करता है, लेकिन इस टाइम पर हमारा एमसी उसे शांत करता है और कहता है, तुमने इस पूरे टाइम में सच में काफी अच्छा काम किया और आपने मेरे जैसे किसी का इतने लंबे टाइम से भी ध्यान रखा। तो मेरे जाने के बाद इस रोजनोवा फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना। और हमारा एमसी अपनी बग्गी में बैठकर वहां से जाने लगता है। वह मन में सोचता है, मुझे गुस्सा नहीं आया। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने अपना बदला पहले ही ले लिया था अपने पिछले जन्म में। मेरे दिल में अभी काफी ज्यादा ही सुकून है। गुस्सा और बदला लेने की इच्छा अब मैं इस ज्यादा फील नहीं कर रहा। जब मैं उस मैजिक को यूज करता था वह मेरे लिए एक ड्रग जैसा था। शुरुआत में यह काफी ज्यादा नशीला था, लेकिन जब मैं इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाता गया तो मुझे भी इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब मैं उस पागलपन में खो चुका था तो हर चीज मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और थ्रिलिंग लगती थी। हाँ, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। यह शांति जिसे मैंने काफी लंबे टाइम से महसूस भी नहीं किया, यह इतनी भी बुरी नहीं है। क्या इसका यह मतलब है कि मैं फिर से कभी भी एक मेज के तौर पर अवेकन नहीं हो पाऊंगा? तभी कोच वान कहता है कि माय लॉर्ड, हम पहुंच चुके हैं। वहाँ पर एक बोर्ड लिखा होता है जिस पर लिखा होता है, इस पॉइंट के बाद ग्रैंड डचेस का डोमेन है जहाँ पर एंटर करना स्ट्रिक्टली मना है। और इसी जगह पर हमारे एमसी को छोड़कर वह कोचवान अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एमसी भी मन में सोचता है, जिस पल मैंने उससे यह कहा कि ड्रैगन उसके सामने कभी भी आ सकता है, वह काफी ज्यादा डर गया और मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया। यह तो काफी ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर कोई भी मुझे देख नहीं रहा, लेकिन क्या होगा अगर मेरे सामने अचानक से कोई भी वाइल्ड बीस्ट आ जाए? तो अगर मुझे सर्वाइव करना है तो कम से कम मुझे मैजिक तो सीखना ही होगा। तभी वह किसी को नोटिस करता है और वहाँ पर झाड़ियों के पीछे कोई होती है। हमारा एमसी उसे देखकर कहता है, तो वह यहाँ पर है। और वह लड़की झाड़ियों से निकलते हुए ग्रीट करते हुए कहती है, मैं हूँ लोरी, लेडी वेल्डोर की एक अटेंडेंट। क्या आप फ्रेडा रोजनोवा हो? एमसी भी हाँ करता है। तो वह भी कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कासाल तक एस्कॉर्ट करने वाली हूँ, तो इस तरफ चलिए। एमसी बताता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे एम्पायर कॉन्कर ना कर सके। इस एम्पायर के जितने भी सिटीजन थे वे इसके पावर के नशे में धुत हो चुके थे, लेकिन सच तो यही था कि इस एम्पायर के पावर में भी एक कमी थी। ईस्टर्न पार्ट में था लैंड ऑफ डीमन, जो कि काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। यह एक ऐसी कलामिटी थी जिस पर ह्यूमंस कभी भी कॉन्कर नहीं कर सकते। तब जिसने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर उन मॉन्स्टर्स को रोका वह थी क्रिम्सन ड्रैगन वेल्ड्रोवा। यहाँ तक कि उसने वह डिफेंस लाइन भी बनाई, फिर भी लोग उसे एक इविल ड्रैगन कहते हैं। इसके बजाय उसने जो काम किया उसके लिए तो उसका काफी ज्यादा सम्मान होना चाहिए। और वे लोग तो उसके बारे में बुरा सोचने से पहले एक बार भी हेजिटेट नहीं करते। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि वह सीक्रेटली मॉन्स्टर्स की एक आर्मी को बना रही है, जहां पर हमारे एमसी के पीछे भी कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वह लड़की एक अटैक करके उन मॉन्स्टर्स को भगा देती है और कहती है, यहाँ पर चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ वे बेकार के मॉन्स्टर्स आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। एमसी भी उसका शुक्रिया करता है और पूछता है कि आखिरकार हमें कितना और चलना होगा। वह बताती है, इसमें अभी भी 2 घंटे लगने वाले हैं। एमसी भी पूछता है, तुम जब यहाँ पर आई थी तो इतनी जल्दी कैसे पहुंची? वह भी बताती है, मुझे वहां से वहां पर आने में लगभग 10 सेकंड लगे थे, मैं उड़कर आई थी। एमसी भी सोचता है, हाँ, जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था कि यह कोई ऑर्डिनरी मेड नहीं है, एक सबऑर्डिनेट जो कि ड्रैगन के ब्लड को इनहेरिट करती है, एक ड्रैगन की संतान, इनेट स्ट्रेंथ, मैजिक, यहाँ तक कि उसके छुपे हुए वे सींग। वह एक अलग ही लेवल की संतान है जो कि किसी और भी संतान से एकदम अलग है। फिर एमसी कहता है, फिर इसमें तो कैसा रहेगा कि इस बार भी हम उड़कर वहां पर चले जाएं? तो वह मेड भी बताती है, अगर ऐसा है तो मुझे आपको अपनी बाहों में पकड़ना होगा और यह मेरे लिए सही नहीं है लॉर्ड फ्रेडा। एमसी भी कहता है, नहीं, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उड़ सकती हो तो मैं इसे एंड्योर कर सकता हूँ। वह मेड भी कहती है, नहीं, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती। तब भी तो एमसी भी शांत हो जाता है। वह कहता है, अगर तुम ऐसा करना ही नहीं चाहती तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब हम इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं तो थोड़ा आराम कर लें तो कैसा रहेगा? वह भी कहती है, हमें जल्दी करनी होगी, वहाँ पर हमारे मास्टर हमारा इंतजार कर रही हैं। जिसे देखकर तो वह भी परेशान हो जाता है और मन में सोचता है, सच में शादी करना इतना भी आसान काम नहीं है। तभी वह मेड अपने दरवाजे पर नॉक नॉक करती है और कहती है, मास्टर, आपके फियांसे आ चुके हैं। एमसी भी मन में सोचता है, मैं डोर की उस तरफ से कुछ महसूस कर सकता हूँ।
क्या सिर्फ ड्रैगन के ऑरा का प्रेशर ही इतना ज्यादा इंटेंस है? मेड उससे कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं मास्टर के मैसेज को लेकर आती हूँ और जो भी शब्द कहेंगी मैं तुमको बता दूंगी। एमसी भी कहता है क्या मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता? वह लड़की भी काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के पास मेरे मास्टर के सामने खड़े होने का कोई अधिकार भी है? जिसे देखकर एमसीयू डर जाता है और कहता है अब मैं समझ गया, तुम जा सकती हो अंदर। तो फिर एक पल बाद वह अंदर से आती है और कहती है तो ठीक है, मैं ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा का मैसेज आपको डिलीवर करने वाली हूँ। और वह बताती है उन्होंने कहा है कि तुम जो आर्केन एम्पायर के ऑर्डर पर मुझसे एंगेजमेंट करने आई हो, मैं तुम्हारी साहस की सराहना करती हूँ जो कि तुम इतनी दूर तक मुझसे मिलने आए। हालांकि मेरा तुमको एंगेजमेंट के लिए फोर्स करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। उस जगह पर वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। एमसी भी मन में सोचता है मैं उसकी फियांसे के तौर पर इतनी दूर से आया और वह मुझे वापस भेज रही है। अगर मैं पिछली लाइफ वाला पर्सन होता तो इसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इस बार मैं डिफरेंट हूँ। और एमसी कहता है इस बॉन्ड की शुरुआत किसी कमांड से नहीं हुई है, मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से खड़ा हुआ हूँ। मेरी यहाँ से वापस जाने की कोई भी इच्छा नहीं है, मैं अपनी इस एंगेजमेंट को पूरा करना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर वह मेड भी चौंक जाती है और एकदम शांत खड़ी होती है और कहती है मैं समझ गई। अगले ही पल वे हमारे एमसी के सामने एक रुपयों से भरा थैला लाकर रख देती है और कहती है जो कि उसी वेल्ड्रोवा ड्रैगन के शब्द होते हैं, जो कि कहती है मैं तुम्हारी उस विल की सराहना करती हूँ जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो। अगर तुम अब यहाँ से लौट कर जाओगे तो तुम्हारे लिए रहना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो मैं तुमको काफी सारे रुपए देती हूँ, तो इन सभी रुपयों को ले जाओ और एक नया घर बसाओ। एमसी भी कहता है मेरा पावर और वेल्थ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा, मैं तो सिर्फ आपके साथ एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड हूँ। वह मेड भी इस सारे सीन को देखने के बाद थोड़ी तो शांत होती है और एकदम से गेट को बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहती है मैं अब और ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने वाली, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है क्या यह भी कोई डचेस का मैसेज है? वह कहती है नहीं, मेरे मास्टर के अटेंडेंट होने के नाते अपनी इच्छा से इन बातों को तुमको कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। और ऐसा कहकर वह अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। एमसी भी मन में सोचता है क्या ड्रैगन फियर, और वह हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे जैसे मॉर्टल क्रिएचर्स के बारे में किसी और से भी ज्यादा जानती हूँ, तुम्हारे जैसे ट्रेस जिनके अंदर मेरी लेडी के लिए कोई भी भावना नहीं है, तुम सिर्फ पावर और एम्बिशन से भरे हुए हो। एमसी भी कहता है तो इस वजह से वह थर्ड प्रिंस मारा गया था? मेड भी बताती है हाँ, उसके माइंड में भी यही विचार थे, वह चाहता था एक मैरिज पैक्ट बनाना जिससे वह लेडी वेल्डोरा का अपने हिसाब से यूज कर सके। हालांकि उसे लगा था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे मास्टर से कुछ भी नहीं छुप सकता। एमसी भी कहता है हाँ, वह सच में काफी ज्यादा एरोगेंट था। और वह मेड हमारे एमसी के ऊपर आते हुए कहती है मेरी आंखों में तुम भी कोई अलग पर्सन नहीं हो, मेरी मास्टर को निराश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम भी थर्ड प्रिंस की तरह मरना चाहते हो? जिसे देखकर हमारा एमसी भी मुस्कुराता है, लेकिन हमारा एमसी उससे कहता है मैं फ्रेडा रोजनोवा यह कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर बिना किसी लालसा के आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी ने मुझे फोर्स किया इसके लिए, ना ही इसलिए ताकि मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। और वह मन में सोचता है मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उसने लास्ट टाइम पर उस हर्ट को मुझे दे दिया था, मेरे जैसे एक सेल्फिश पर्सन को। और कहता है इस बार मैं तुम्हारा अलाई बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन की तरह आया हूँ जो कि वेल्ड्रोवा का फियांसे बनना चाहता है, मैं एक ऐसे पर्सन के तौर पर आया हूँ जो कि ड्रैगन का फियांसे बनेगा, क्योंकि हमारी नियति में ही एक दूसरे का हस्बैंड और वाइफ बनना लिखा हुआ है। उनसे जाकर कह दो कि अब से हम डायरेक्टली बात करेंगे किसी अटेंडेंट के साथ बात करने के बजाय। जिसकी बात को सुनकर मेड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आज का होता है। वह कहती है तुम बेकार के कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बेकार की बातों को कहने की? जहाँ पर वह एक पल के लिए रुकती है और फिर शांत होते हुए कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। हमारा एमसी कहता है श्योर। और वह मेड भी ड्रैगन के सामने जाकर एमसी के ही स्टाइल में कहती है मैं वह पर्सन हूँ जो कि लेडी वेल्ड्रोवा का फियांसे बनेगा। हाँ, यही कहा था उसने। ओह, 12 रूलर्स में से एक एब्सोल्यूट पावर की प्रतीक चिन्ह। हाँ भाई, वह मेड इसी तरीके से उसे ग्रीट करती है। ड्रैगन भी कहती है क्या ये सच है? किसी उसके लिए आगे जाना? अब तो मैं भी थोड़ी बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में, आखिर वह किस तरीके का पर्सन है। और भाई यही होती है क्रिम्सन ड्रैगन ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा। वैसे जब तुमने उसे पहली बार देखा था तो वह किस तरीके का पर्सन था? मेड भी बताती है वह तो शुरुआत में काफी ज्यादा कमजोर सा ह्यूमन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह कासल पहुंचते पहुंचते ही मारा जाएगा, और वह काफी खतरनाक तरीके से एक बद्दा दिख रहा था। और इन बातों को उसने अपनी आंखों को ऊपर चढ़ाते हुए कहा होता है, जिससे वह ड्रैगन भी समझ जाती है कि कुछ गलत है। तो वह भी कहती है लूरी। ड्रैगन को सीरियस होता देखकर ल्यूरी भी कहती है मुझे माफ करना, उसका चेहरा सच
सच में काफी ज्यादा प्रिटी है। ड्रैगन भी कहती है नहीं, मैं इस बारे में नहीं पूछ रही, जिसकी बात को सुनकर वह भी शांत हो जाती है और मेड बताती है कि वह थोड़ा अनयूजुअल था। मैं एक ड्रैगन की संतान हूँ, तो मॉर्टल्स को डराना ये काफी ज्यादा ही आसान काम है मेरे लिए। वह पर्सन तब भी नहीं डरा जब मैंने अपने ऑरा को रिलीज किया था, तो मुझे भी ऐसा यकीन है कि वह भी आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। ड्रैगन भी उसकी बात को सुनने के बाद हंसती है और कहती है सच में कितना भाग्यशाली है एक ऐसा ह्यूमन जो कि मेरी नजरों से नजरें मिला सकता है, तो शायद से मैं उसे नॉर्मली फेस कर सकती हूँ। मेड कहती है क्या नॉर्मली? ड्रैगन भी कहती है हाँ नॉर्मली। और वह मेड बाहर आने के बाद हमारे एमसी से कहती है मेरी मिस्ट्रेस ने इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अभी के लिए मैं आपको आपका गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, इधर होकर आइए। फिर वह हमारे एमसी को गेस्ट रूम में ले जाती है जो कि काफी सुंदर लग रहा होता है। एमसी मन में सोचता है जितना मैंने सोचा था यह रूम तो उससे भी ज्यादा मेंटेन किया गया है, और पूछता है कि आखिरकार इस प्लेस को इतना अच्छा किसने बनाया, किसने इसकी साफ सफाई की, किसने इसका रखरखाव किया। मेड भी कहती है मैंने किया होगा ना, और कौन करेगा। एमसी भी कहता है क्या तुम्हारे अलावा इस जगह पर कोई और नहीं है? वह भी रूड होते हुए कहती है गेस्ट, मैं मेरी मिस्ट्रेस की इकलौती अटेंडेंट हूँ। गेस्ट? एमसी भी कहता है क्या गेस्ट? तुमने मुझसे गेस्ट कहा? मैं तो उसका फियांसे हूँ ना। मेड जिसका नाम लूरी है वह भी कहती है अभी तक तुम्हारी मैरिज सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से तुम मेरे लिए कुछ और नहीं बल्कि एक गेस्ट हो। उसकी इस बात को सुनकर हमारा एमसी भी चौंक जाता है। वह मन में सोचता है यह तो उनको एक डॉग की तरह गार्ड कर रही है, मानो कह रही हो कि मुझे ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। एमसी भी कहता है पॉइंटलेस बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार एंगेजमेंट सेरेमनी कब की है। लूरी भी कहती है ओ वो तो 1 महीने के अंदर रखी जाने वाली है मिस्ट्रेस, मैं और तुम। इसे ड्रैगन लायर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। एमसी भी कहता है अच्छा ऐसा है तो 1 महीना काफी रहेगा। फिर वह मेड भी उसकी तरफ देखती है। वह मेड भी कहती है तुमसे किसने कहा कि सिंपली तौर पर तुम्हारी ये बेडिंग कंप्लीट हो जाएगी? वह 1 महीने का टाइम तुम्हारी डेडलाइन है अपने वर्थ को प्रूव करने का। एमसी भी कहता है क्या डेडलाइन? हाँ, उनके पार्टनर के रूप में आपका एक काफी अच्छा स्टेटस होना चाहिए ताकि वह इसके रूल के लिए भी बेनिफिशियल हो। अब से तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, प्लीज यह प्रूव करो कि तुम उसके फियांसे बनने के लिए क्वालिफाई हो। इस बात को सुनकर एमसी को एक बार फिर से रियलाइज होता है कि मैरिज करना इतनी भी आसान बात नहीं है, और पूछता है क्या यह भी तुम्हारे मास्टर ने कहा था? मेड भी कहती है नहीं, यह मेरी इच्छा है। जिसकी बात पर हमारा एमसी भी कहता है क्या एक अटेंडेंट खुद से अपनी चीजों को डिसाइड कर सकती है? लूरी भी कहती है मेरी मिस्ट्रेस एक काफी ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वे इस मामले को ऐसे ही जाने देंगी, लेकिन मैं नहीं जाने दे सकता। प्लीज ये प्रूव करो कि तुम्हारी ये बेकार सी बॉडी कुछ करने का पोटेंशियल रखती है। अगर तुम यह भी नहीं कर पाए तो चाहे तुम मिस्ट्रेस का फियांसे ही क्यों ना बन जाओ, तो भी तुम्हें ग्रैंड डचेस के जीवन साथी के रूप में कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एमसी भी उसकी सारी बातों को समझ रहा होता है और सोचता है कि मेरी फियांसे ने काफी अच्छे पर्सन को अपनी साइड पर रखा हुआ है। चाहे वह मुझसे नफरत भी करती है फिर भी उसने अपने मास्टर को सबसे पहले रखा और उनके जीवन साथी के रूप में नेसेसरी चीजों को पॉइंट आउट किया। इस तरीके का कोई रॉयल पर्सन आखिरकार फाइनल मूवमेंट पर यह वहाँ क्यों नहीं थी? और एमसी भी कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम कह रही हो मुझसे कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज को शो करना होगा, तो आखिरकार मुझे कितना राइज करना होगा? क्या मुझे इस एम्पायर का एम्परर बनना चाहिए? मेड भी कहती है नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कोई भी बड़ा पर्सन तुम्हें नीची नजरों से ना देख सके। एमसी भी मन में सोचता है ये बात तो इसने इतनी आसानी से कह दी, तुम कह रही हो कि मुझ में इतना पोटेंशियल होना चाहिए ताकि मैं एम्परर को भी सरपास कर दूं? ठीक है मैं समझ गया। हमारे एमसी को इतना शांत देखकर उस मेड को भी थोड़ी इरिटेशन होती है। वह भी कहती है आखिर तुम इतने शांत कैसे हो? क्या ड्रैगन्स तुम्हें इतने आसान दिखाई देते हैं या फिर तुम कोई स्टूपिड हो? एमसी भी कहता है नहीं, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 1 महीने के अंदर इतनी एबिलिटीज को दिखा दूंगा जिससे तुम कन्विंस हो जाओ। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर वह भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस ह्यूमन के पास ऐसी क्या चीज है जिस वजह से यह इतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मुझे अपनी पोटेंशियल को प्रूव करना है। हाँ यह बात तो सही है कि मेरे पास अभी भी कोई एबिलिटी नहीं है, हालांकि इस कॉन्टिनेंट में मेजेस काफी ज्यादा प्रीसियस माने जाते हैं, जिनमें से मेरे पास है 9th सर्कल की मेज की एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। किसी भी मेज के लिए उसका फर्स्ट सर्कल काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। यह एक क्रॉस रोड की तरह होता है जो कि किसी पर्सन के मानव सर्किट के नेचर को डिटरमाइन करता है। ब्लू सर्किट शांति और मेडिटेशन से क्रिएट होता है, हालांकि यह काफी स्लो और स्टेबल होता है जिसे काफी सारे मेजर्स चूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेड सर्किट जो कि काफी खतरनाक इमोशंस से क्रिएट होता है।
यह माना सर्कल दूसरे लोगों को काफी तेजी से ग्रो करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन एक्सचेंज में वह बंदा अपने ही इमोशंस द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है और एकदम से पागल सा हो जाता है। जहां पर मेरे पास्ट में मैं अपनी नफरत वाले इमोशंस के बल पर ग्रेट मेज बन चुका था। अगर मैं उसी रास्ते पर चलूं जिसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में चूज किया था तो मैं काफी तेजी से ग्रो कर सकता हूं, लेकिन इस बार मैं एक अलग रास्ता चुनूंगा ताकि मैं अपनी भावनाओं में ना बहूं। एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और माना सर्कल क्रिएट करने का ट्राई करता है, लेकिन अगले ही पल उसका वह सर्कल टूट जाता है और मन में सोचता है एक और फेलियर। किसी भी ब्लू सर्कल को क्रिएट करने के लिए यूजुअली 3 साल तक लग जाते हैं। हाँ, इसमें काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन मेरे रिग्रेशन की उन सेंसेस की बदौलत मैं इसे काफी जल्दी ही कर सकता हूँ। हालांकि यह उस रेड सर्कल से पूरी तरीके से डिफरेंट फील होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 3 सप्ताह बचे हुए हैं इस रेट से। तो जहाँ पर मेड खाना लेकर आ चुकी होती है, वह कहती है क्या तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो? एमसी भी हाँ करता है। वह कहती है देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ बदला हो। वह भी बताता है अगर मैं इसे करता रहूंगा तो ये हो ही जाएगा, और मन में सोचता है लेकिन सच तो यही है कि मैं कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई और अप्रोच चाहिए होगी। लेकिन खाना खाते खाते अचानक से उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। वह भी पूछता है कि आखिरकार ये वाइब्रेशन कैसी? वह बताती है हमारी मिस्ट्रेस अभी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही है। एमसी भी कहता क्या मॉन्स्टर्स का खात्मा? वह बताती है हाँ, वह पर्सनली जाकर जो मॉन्स्टर लैंड ऑफ डीमन से बाहर रेंगते हुए आ चुके हैं उनका खात्मा कर रही है। जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है मैं उस बैटल को अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। मेड भी मना करती है, बताती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ ना जाओ। हमारा एमसी भी पूछता है लेकिन क्यों? मेड भी कहती है कि किसी भी ह्यूमन का माइंड उनकी बैटल को एंड्योर नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी एंगेजमेंट से पहले अपनी पैंट में नहीं मूतना चाहते तो तुम्हारे लिए तो यही अच्छा रहेगा कि तुम उनकी बैटल को ना ही देखो। तो एमसी भी सीधा मना कर देता है और कहता है यह तो उनकी एक ड्यूटी है जो कि आगे चलकर उनका एक पार्टनर बनने वाला है। मैं उनकी उस बैटल को अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ। जहाँ पर अगले ही सीन में वह मेड हमारे एमसी को वहाँ पर उड़ा कर ले आई होती है और कहती है हम पहुंच गई। वह जैसे ही उसे नीचे रखती है वह अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है। मन में सोचता है इसके उड़ने की स्पीड तो किसी टेलीपोर्टेशन से बिल्कुल भी कम नहीं है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मेड भी कहती है मैं वह पर्सन नहीं हूँ जिसे आपको देखना चाहिए, खड़े हो जाओ और सामने देखो। एमसी भी अपने सामने की ओर देखता है और सामने के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है यह जगह जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने किसी चीज को काफी तेजी से ही जकड़ रखा होता है और हमारे एमसी को भी वेल्ड्रोवा कहीं नहीं दिखती। तो वह भी कहता है आखिरकार वेल्ड्रोवा कहाँ है यहाँ पर? तभी अचानक से उन मॉन्स्टर्स के बीच में से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और होता है काफी तगड़ा सा ब्लास्ट जिसके अंदर से निकलती है हमारी वेल्ड्रोवा। सारे मॉन्स्टर्स अचानक से उसे वहां पर अपेयर होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वेल्ड्रोवा भी उन्हें बीच से पकड़कर काफी बेरहमी से चीरने लगती है। इसी तरीके से एक एक करके सारी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही होती है। फिर वह करती है फायर ब्रेथ नाम का काफी खतरनाक सा अटैक, जिसके उस नजारे को वह मेड और हमारा एमसी दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी वह ड्रैगन काफी जोर से कुर्राता है और करता है काफी खतरनाक सा रॉर अटैक, जिससे तो हमारे एमसी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। मन में सोचता है तो वह इतनी खतरनाक पावर को पोजेस करती है, एक ड्रैगन रॉर। उसकी उस हालत को देखकर मेड भी कहती है क्या तुम्हें अब समझ में आया यह कितना बेकार है किसी ह्यूमन को ड्रैगन के साथ ज्वाइन करना? यह उसकी ट्रू फॉर्म है जो कि तुम्हारी पार्टनर बनने वाली है। वह देख पाती है हमारे एमसी की कंडीशन को जो कि काफी ज्यादा ही खराब होती जा रही होती है। उसके हाथ भी कपकपा रहे होते हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था। यह पहले से ही कपकपा रहा है, मैंने तो उसे पहले से ही वार्निंग दी थी कि वहां पर ना जाए। फिर भी क्रिम्सन ड्रैगन के ब्लड में है डुअल्स, जिसे ह्यूमंस कहते हैं एसेंस ऑफ विकेड ड्रैगन, एक लाइफ ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसका ईंधन ही है सेवेज मर्डरस गुस्सा। यह तो उनका एक अंदरूनी नेचर ही है। अगर तुम ऐसे ही लगे रहे तो तुम्हारी यह कमर रोज टूटेगी। क्या तुम्हें अब समझ में आया आखिरकार ड्रैगन का पार्टनर बनने से क्या मतलब होता है? ह्यूमंस और ड्रैगन कभी भी एक नहीं हो सकते। और सोचती है इससे भी ज्यादा मास्टर भी इसे जल्दी ही रियलाइज कर लेंगी। उनका ह्यूमन के साथ रहने के उस सपने को कोई भी फल नहीं मिलने वाला। एमसी भी कहता है सच में कितना मैग्निफिसेंट दृश्य है ये, और हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है जिसे देखकर वह लड़की भी कहती है क्या ये स्माइल कर रहा है? यहाँ तक कि इसे देखने के बाद भी वह इससे भयभीत होने की जगह पर इसे एडमायर कर रहा है। क्या यह तो एक क्रेजी मैसोकिस्ट है। मैसोकिस्ट मतलब कि एक ऐसा बंदा है जो कि अपने आप को ही चोट पहुंचाता है।
फिर हमें ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। वह मन में सोचता है मैंने जैसे तैसे तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे इस शरीर ने ड्रैगन फियर को ही नहीं बल्कि ड्रैगन रोर को भी झेला है। जहाँ पर हमारे एमसी को उसके कमरे में वापस लोरी ही लाई होती है उठाकर। एमसी सोचता है कि यह तो काफी बड़ा मिरेकल है कि मेरा माइंड इतनी जल्दी होश में आ गया। इस तरीके से तो मैं अपने सर्कल को ओपन करने से अभी भी काफी ज्यादा दूर हूँ, और यहाँ तक कि मैंने अपने पूरे दिन को भी खो दिया। पहली बात तो मैं उस बैटल को देखना क्यों चाहता था। अगर मैं उस सब को रिफ्लेक्ट करूं जो कि आज मैंने देखा है और उस ड्रैगन के सीन को याद करके उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वह कहता है यह कुछ और नहीं बल्कि एक डरावना दृश्य था, लेकिन फिर भी मैं उसे देखता रहा। वह अपने ट्रू सेल्फ को दूर दराज इलाके में छुपाती है और उन मॉन्स्टर्स को मारने का काम करती है। वह सिर्फ अपने प्यारे लोगों को बचाने का काम करती है। उस नोबल नाइट के रास्ते पर चलती है जो कि हमेशा कठिनाइयों के रास्ते को चुनता है। सच में कितना मनमोहक है। अगर मैं और वह, रुको, ये कैसी सेंसेशन है? क्या रेड सर्कल? यह उस तरह का माना नहीं है जो कि मुझे चाहिए। मैं अपने पास्ट में हुई गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा। आखिर यह क्या है? वेल्ड्रोबा? जितना ज्यादा मैं उस बैटल को याद कर रहा हूँ मेरा मानव सर्किट भी उतना ज्यादा ही क्लियर होता जा रहा है। एक इमोशन, ना तो वो गुस्सा है और ना ही रिवेंज। क्यों? आखिर यह इमोशन क्या कहलाता है? कितना अनयूजुअल और अजीब है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इस फीलिंग को नहीं पकड़ूंगा तो ये अगले ही पल पूरी तरीके से बिखर जाएगी। इस इमोशन पर फोकस करो, इसे कंप्रेस करो और जोर जोर से घुमाओ। जहाँ पर हमारा एमसी अपनी मानव सर्किट को और भी ज्यादा क्लियर करने में लगा हुआ होता है और कहता है एक सिंगुलर सर्कल को बनाओ। इस टाइम यह डिफरेंट होने वाला है। मैं उसी सेम फ्यूचर और उसी सेम मिस्टेक को दोबारा नहीं होने दे सकता। इसे दोबारा से रिपीट होने की गलती कभी नहीं करने दे सकता। अगले दिन जब लोरी हमारे एमसी के रूम में आती है तो वह कहती है क्या तुमने एक रात में माना सर्किट कंप्लीट कर लिया? एमसी भी कहता है क्या तुमने इसे नोटिस कर लिया? तुम्हारी वे ड्रैगन वाली आंखें कोई मजाक नहीं है। लोरी भी कहती है तुम तो कल बड़ी मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे, आखिर यह तुमने कैसे किया? एक रात में ऐसा काम कर देना यह तो इम्पॉसिबल है। एमसी भी कहता है ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं कोई नॉर्मल पर्सन तो हूँ नहीं। तो अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? लोरी भी कहती है हाँ तुम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को तो मैच करते हो। एमसी भी कहता है तुम्हारे चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी काफी लंबा रास्ता चलना होगा। यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सकूं मैं? अगला सीन हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं और लोरी उस जगह की साफ सफाई कर रही होती है। कहती है जैसे कि तुमने रिक्वेस्ट की थी मैंने उसी तरीके का एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया है। जिसे देखकर तो एमसी भी चौंक जाता है और मन में सोचता है जैसा कि वेल्ड्रोवा की एकमात्र अटेंडेंट से अनुमान लगाया ही गया था, इसने आधे दिन में ही पूरे इक्विपमेंट से भरा हुआ एक प्रैक्टिस फील्ड को बना दिया। एक्सीलेंट, और तालियां भी बजाने लगता है। लोरी पूछती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने जिनकी रिक्वेस्ट की थी वो कोई एक्सपेंसिव मैजिक टूल्स नहीं थे, तुमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टारगेट्स की ही मांग की थी। आखिर तुम किस चीज की प्रैक्टिस करने की प्लानिंग बना रहे हो? एमसी भी कहता है मैं तो माना को एफिशिएंटली तौर पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं इसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा तो यह ज्यादा बेस्ट नहीं होगा। लोरी भी कहती है क्या सिर्फ इतना ही? लोरी को कंफ्यूजन में देखकर हमारा एमसी भी पूछता है क्या ड्रैगन्स को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती? वह भी कहती है नहीं, यह तो हमारे लिए सांस लेने के बराबर है। अगर दूसरी ड्रैगन की संतानें तुम्हें ऐसा कहते हुए सुनेंगी तो वह तो तुम्हें पुराने जमाने की कहेंगी। एमसी भी कहता है क्या मेरा बिहेवियर तुम्हें पुराने जमाने वाला लगता है? लोरी भी कहती है मैं भी एक ड्रैगन की संतान हूँ तो हाँ। जिसकी बात को सुनकर तो एमसी भी शांत हो जाता है। मन में सोचता है आखिरकार ये लोग जो कि एक गिफ्ट के साथ पैदा हुए हैं आखिरकार किसी ह्यूमन के एफर्ट्स को कैसे ही समझ पाएंगे। एमसी ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है। लोरी पीछे से पूछती है क्या मैं आपकी ट्रेनिंग को देख सकती हूँ? हमारा एमसी भी कह देता है क्या तुम्हारे लिए तो इस सांस लेने के बराबर है, क्या फिर भी तुम इस सांस लेने की ट्रेनिंग को देखना चाहती हो? हाँ, और वह थोड़ा शांत होता है। माना कंट्रोल का फाउंडेशन ही स्टेबिलिटी है जो कि ब्लू सर्कल का मेथड है। हालांकि रेड सर्कल उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं इस विरोधाभास पर एक बार विजय पा लूंगा तो मैं इसके एक पाथ को ओपन कर पाऊंगा। मेरे पिछले जन्म में मुझे हिंसा की धारा से एक माना निकालने के लिए भी 1 साल का टाइम लग गया था और इसे एक गोले में कंडेंस करने के लिए 1 और साल।
उस माना बुलेट को रिक्रिएट करना जिसे क्रिएट करने में मेरी पिछली लाइफ में मैंने ना जाना कितना खून पसीना और मेहनत लगाई थी, लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट में, जिसे देखकर तो लूरी भी चौंक जाती, मन में सोचती है क्या माना का गोला क्रिएट कर लिया, वो भी बिना पसीना बहाए, और अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग में ही अपने माना को कंट्रोल करने में सक्सेस हो गया। जहाँ पर हमारा एमसी 3 माना बुलेट्स बनाता है और सेंटर वाले टारगेट के ऊपर पॉइंट आउट करता है, और तभी अचानक उन्हें फायर कर देता है उस टारगेट पर, जिससे वहां पर काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। एमसी भी कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसने मुझे ही नहीं मारा। हमारे एमसी को देखने के बाद उसे थोड़ा शक होता है उस पर, और ये सारी रिपोर्ट लाकर उसने हमारी इनोसेंट वेल्ड्रोवा को दी होती है। वेल्ड्रोवा भी कहती है मैं समझ गई, तुमने काफी अच्छा काम किया लूरी। वह यहाँ पर आने के कुछ टाइम बाद ही एक मेज के तौर पर अवेकन हो गया। हालांकि मुझे नहीं पता आखिरकार यह कितना इम्प्रेसिव है, क्योंकि हालांकि मैं एक ड्रैगन हूँ और मुझे नहीं पता आखिरकार ह्यूमंस के बीच में इसे कैसे देखा जाता है। वैसे तुम बाहर की दुनिया को काफी अच्छे से जानती हो, तुम्हारा क्या कहना है लूरी इसके बारे में? वह पर्सन तुम्हें कैसा दिखाई देता है? लूरी कहती है वह स्टार्ट में तो बिना किसी मिस्टेक के काफी ज्यादा ही परफेक्ट था, और यही चीज उसे और ज्यादा सस्पिशियस और डेंजरस बनाती है। वेल्ड्रोवा पूछती है लेकिन क्यों? लूरी कहती है ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि ह्यूमंस उस लेवल पर बिना किसी मिस्टेक के पहुंच सकें। वह जरूर से ही कुछ ना कुछ छुपा रहा है, मानो ऐसा दिखा रहा हो जैसे कि वह दर्द को एंजॉय करता है। वेल्ड्रोवा भी कहती है लूरी क्या तुम इस तरीके से ह्यूमंस को एक्नॉलेज करती हो? वैसे तुम जितना ज्यादा उसके बारे में मुझे बता रही हो वह मुझे उतना ही अमेजिंग लग रहा है। लूरी भी कहती है हाँ मुझे इसे एडमिट करने में थोड़ी नफरत है, लेकिन यही बात है। वेल्ड्रोवा कहती है अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसने कहा तो था कि वह हमारे पास प्योर इंटेंशन के साथ आया है, तो मैं भी उस पर विश्वास करना चाहती हूँ। लूरी भी उन्हें देखकर मन में सोचती है मेरी मास्टर पहले ही काफी सारे लोगों द्वारा हर्ट की जा चुकी हैं, तो फाइनली जब उन्होंने एक बार फिर से अपना हर्ट ओपन किया है तो मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि यह फिर से कुछ गलत ना हो जाए। अगर मैं ही उसकी ट्रू इंटेंशंस को प्रूव कर सकती हूँ तो तभी उसे कुछ आइडिया आता है, और वह कहती है माय लेडी क्योंकि हमारे पास अब चांस है तो उस चीज को उसे देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल्ड्रोवा कहती है क्या तुम्हारा मतलब उससे है? तो अगले सीन में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ड्रैगन के अंडर आने वाले एरिया के जितने भी लॉर्ड्स होते हैं वे सारे इकट्ठे हो चुके होते हैं। वे भी कहने लगते हैं आखिरकार हम सभी लॉर्ड्स को ग्रैंड डचेस ने क्यों समन किया है, पता भी नहीं आखिरकार कब वे मॉन्स्टर्स हम पर अटैक कर दे, अब इस टाइम पर हमें किससे मिलना होगा। दूसरा भी उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं हाल ही में जिस फियांसे को चुना गया है हमारे ग्रैंड डचेस के साथ एंगेजमेंट के लिए वह यहाँ पर आया है। वह भी चौंक जाता, कहता क्या फियांसे? अब मुझसे मत कहना कि एक और मूर्ख आ गया है यहाँ पर ग्रैंड डचेस के साथ शादी करने के लिए और वह अब शादी की तैयारी कर रहा है। दूसरा भी कहता है मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह रोजनोवा फैमिली का एक थर्ड यंग मास्टर है जो कि अभी अभी जवान हुआ है, और अब एक 18 साल का कमीना ग्रैंड डचेस के पीछे छुप कर राजा राजा खेलना चाहता है। दूसरा कहता है राजा राजा मेरा कद्दू, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह उस फैमिली का एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि एक स्वॉर्ड को भी हैंडल नहीं कर सकता। बाकी के लोग भी चौंक जाते हैं। उनमें से एक कहता है क्या रोजनोवा फैमिली से तो एम्पायर के गार्डियन नाइट्स आते हैं, फिर भी वह एक नॉर्मल से सोल्जर से भी काफी ज्यादा बुरा है? तभी उनमें से सबसे सीनियर ओल्ड मैन कहता है आखिरकार वह कब तक ही टिक लेगा, हमें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वह जल्द ही हमारे ग्रैंड डचेस के हाथों से टुकड़ों में काट दिया जाएगा। ये होता है लॉर्ड काउंट ओलिवेरा कॉन्सिलस। बाकी के लोग भी कहते हैं हाँ सही कह रहे हो और हंसने लगते हैं। तभी काफी दांसू सी एंट्री के साथ आता है हमारा एमसी और बताया जाता है लॉर्ड फ्रेडा रोजवान एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा एमसी लूरी के साथ आया होता है वहाँ पर, जहाँ पर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी कहता है क्या मुझे सारे ही लॉर्ड से मिलना होगा, क्या मुझे अभी ही जाने की जरूरत है? लूरी भी कहती है हाँ यह एक ऐसा काम है जो कि तुम्हें अभी ही करना होगा। क्या तुम्हें पता है आखिरकार मेरी मास्टर को ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा क्यों कहा जाता है? एमसी कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पर एक डार्कनेस का प्रतीक था, सारी ही इविल्स की जड़ जिसने डीमन किंग को वर्थ देने की कोशिश की, द ब्लैक ड्रैगन गॉडविन, और जिसने उस ब्लैक ड्रैगन की लाइफ को खत्म किया वह थी वेल्ड्रोवा। लूरी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। इसी अचीवमेंट को देखते हुए ग्रेट एम्पायर ने उन्हें ग्रैंड डचेस का टाइटल दिया और यह टेरिटरी जिसे वे अब होल्ड करती हैं। अभी के लिए लेडी वेल्ड्रोवा का सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है सारे ही मॉन्स्टर्स को खत्म करना। इस वजह से उनका जो भी फियांसे होगा उन्हें इस टेरिटरी के जितने भी लॉर्ड्स हैं उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। सिंपली कहूँ तो मेरी मैजिस्ट्री, सिंपली कहूँ तो मेरी मास्टर बाहर के अफेयर्स को देखेंगी और तुम अंदर के अफेयर्स को। एमसी भी कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं एक हाउस होल्ड वाइफ बनकर रह जाऊंगा? एमसी मन में सोचता है वह पहले से ही मुझे पावर का स्वाद चखाना चाहती है। इन चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि वह अभी पूरी तरीके से मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती। ठीक है तो चलो लॉर्ड से चलकर मिलते हैं।
जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में वह पहुंच चुका होता है उसी मीटिंग है और वो कहता है आप सभी से मिलकर मुझे काफी ज्यादा ही खुशी हुई। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि जल्द ही ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा का हस्बैंड बनने वाला है। अपने डिस्कशन को शुरू करने से पहले आखिर आपको मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए। जिसकी ऐसी बात को सुनकर सारे ही लॉर्ड्स एकदम शांत हो जाते हैं और थोड़े परेशान हो जाते हैं। वे मन में सोचते हैं यह तो शुरुआत की मुलाकात से ही इतना साफ है। जिस मूवमेंट पर उसने अपना मुंह खोला उसी मूवमेंट पर पिक करने का ऑर्डर भी सेट हो चुका था। लॉर्ड काउंट कहता है हम सारे ही लॉर्ड्स ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा की छाया के नीचे रहते हैं और यह भी काफी ज्यादा नेचुरल है कि हमें उनके हस्बैंड को रेस्पेक्ट पे करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जितने भी लॉर्ड्स इकट्ठा हुए हैं वे तुम्हारे जन्म से भी पहले से एम्पायर के लिए लॉयल रहे हैं, तो महोदय आप इसी चीज का आकलन करके अनुमान नहीं लगा सकते। एमसी भी सीरियस लुक के साथ कहता है क्या यही तुम्हारा आंसर है? क्या मुझे आपसे रेस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए या फिर किस तरीके से बात करनी चाहिए? मुझे सिर्फ इसका जवाब दो। जिसके ऐसे सीरियस फेस को देखकर तो उस बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं। वह भी कहता है यह तो साफ है कि आपको हमारी ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा के जीवन साथी के तौर पर ही बात करनी चाहिए। एमसी भी कहता है हाँ चलो यह जवाब तुम्हारा थोड़ा हेल्पफुल था। एमसी कहता है जैसा कि आप देख ही सकते हो अगर मैं उनका जीवन साथी बन भी जाऊं फिर भी चीजें ज्यादा बदलेंगी नहीं। तुम सभी की टेरिटरीज तुम्हारे ही हाथों में रहेंगी तो उन्हें मैनेज करने जारी रखो, चाहे तो उनका फायदा कराओ या उनका शोषण करो। जिस बात को सुनकर एक लॉर्ड तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है तुमने क्या कहा? शोषण करो? क्या हम उन लोगों का खून चूसते हैं? एमसी भी सोचता है अरे नहीं मैं तो कुछ ज्यादा ही बोल गया और कहता है अरे गुस्सा मत करो मेरी तो जबान फिसल गई थी। लेकिन वह कमीना लॉर्ड भी कहाँ किसी से कम बदतमीज था। वह भी कहता है अब मुझे पता चला आखिरकार तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें तुम्हारे ही घर से क्यों निकाल दिया। अब एक स्वॉर्ड हाउस का निकाला गया बंदा ना जाने कहाँ का मेज बनने चला है। तुम्हें मुझे अच्छे मैनर्स दिखाने चाहिए। फर्स्ट सर्कल के मेज वाले फियांसे तुम वहां पर सिर्फ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम ग्रैंड डचेस के फियांसे हो। आखिर तुम्हें मुझसे यानी कि फोर्थ सर्कल के मेज से क्या बेहतर बनाता है? हमारा एमसी भी कह देता है क्या फोर्थ सर्कल यह तो एवरेज है। अब भाई उसके सामने उसकी बेइज्जती और इसी बात पर उसकी भी नसें टाइट हो जाती है। कहता है तुमने क्या कहा? और वह मन में सोचता है यहाँ तक कि एम्पायर में कहीं चले जाए कोई फोर्थ सर्कल वाला मेज तो बंदे तो आपको सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे और मेजेस की हायरार्की तो उनकी स्किल से ही डिसाइड होती है। अब यहाँ पर एक फर्स्ट सर्कल वाला मेज मुझे एवरेज कह रहा है। लगता है मुझे इसे मैनर्स सिखाने ही होंगे। उसे इतना गुस्सा होता हुआ देख हमारा एमसी कहता है इस बात में तो कैसा रहेगा कि अगर हम एक डुअल कर लें। इस तरीके से ये काफी अच्छा चांस रहेगा एक फर्स्ट सर्कल के मेज की स्किल्स को जानने का। कैसा रहेगा अगर मैं और आप एक डुअल करें? तो फिर हमें बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं एक डुअल और वो भी फर्स्ट सर्कल और फोर्थ सर्कल के मेज के बीच में। क्या ये ऑब्वियस सी बात नहीं है कि आखिरकार कौन जीतेगा? दूसरा भी कहता है हाँ ये काफी अच्छा चांस है उस एरोगेंट को उसकी जगह दिखाने का और यह चीजों को भी काफी ज्यादा आसान कर देगा। मैं सोच रहा हूँ कहीं थेसलोस उस पर इजी तो नहीं जाएगा जिनकी बातों को हमारी लूरी भी शांति से सुन रही होती है, जहाँ पर हम अरीना के बीच में दोनों को ही एक दूसरे के आमने सामने देख पाते हैं। एमसी पहले ही उससे पूछ लेता है आखिरकार तुम किस तरीके के मैजिक को यूज करने वाले हो। जिसकी बात को सुनकर वह लॉर्ड विक चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं फाइट करने से पहले ही अपने हाथों को रिवील कर दूं? देखने से ऐसा लगता है कि तुम अभी से डरने लगे हो। सुनो अगर तुम हार मानना चाहते हो तो अभी भी हार मान सकते हो क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ फोर्थ टायर का मैजिक ब्लास्ट। जिसका नाम सुनते ही सारे लॉर्ड्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कहते हैं क्या मैजिक ब्लास्ट एक पावरफुल स्पेल नहीं है जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए ही स्पेशलाइज है? अगर ये बंदा उस मैजिक से सीधा हिट हुआ तो वह बच भी नहीं पाएगा। एमसी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं भी सिर्फ एक ही मैजिक को यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है माना शॉट। जिस मैजिक का नाम सुनकर वह भी कहता है क्या माना शॉट? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फोर्थ ग्रेड के मैजिक स्पेल को तुम इस बेसिक से स्पेल के साथ हरा सकते हो? एमसी भी कहता है अब ऐसा तो मत सोचो कि मैं हार ही जाऊंगा। जिसकी बात को सुनकर वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता तुम पागल, इस मैजिक के साथ मैं तुम्हें पूरी तरीके से वैनिश करके रख दूंगा। एमसी भी सोचता है इससे सच में काफी ज्यादा ही डेंस किलिंग इंटेंट आ रहा है। इतने हाईली इमोशंस के साथ ऐसे मैजिक का यूज करते हुए देखना यह जरूर से ही रेड सर्कल को पोजेस करता होगा। जहाँ पर हमारे एमसी ने भी 3 माना बॉल्स को क्रिएट कर लिया होता है जिसे देखकर वह चौंक जाता है। कहता क्या? एमसी भी कहता है मैच तो पहले ही डिसाइड हो चुका है और ऐसा कहते के साथ उन माना बॉल्स को सीधा फेंक देता है उसी बंदे की तरफ। तो उसने भी बचने के लिए अपने डिफेंस मैजिक को क्रिएट कर लिया होता है लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि हमारे एमसी की माना बॉल उसके बगल से ही निकल चुकी होती है और कहता है वह तो मुझे एम कर ही नहीं रहा था, वह तो मेरे माना सर्कल को एम कर रहा था जो कि कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और इस तरीके से हमारे एमसी के अटैक की वजह से वह माना सर्कल पूरी तरीके से टूट जाता है। वह मन में सोचता है क्या उसने माना सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया आखिरकार?
क्या यही है एक फर्स्ट सर्कल मेज की रियल पावर? एक टेक्निक जो कि मैजिक सर्कल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यहाँ तक कि इसे तो मैं भी नहीं कर सकता। तभी होता है बूम। वैसे हमारे एमसी का वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके हाथ पर काफी ज्यादा गहरी चोट लगी ही जाती है और अपने हाथ को पकड़कर वह वहीं ग्राउंड में बैठ जाता है। सोचता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं हार चुका हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी फुल एटीट्यूड के साथ उसके सामने खड़ा होता है। उस मोटे बंदे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन सोचता है मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अगर मैं और स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसे मैं ना पा सकूं। लॉर्ड्स भी सारे चौंक जाते हुए कहते हैं क्या थेसोल जो कि फोर्थ सर्कल का मेज था वह इतनी आसानी से हार गया, वो भी फर्स्ट सर्कल के मेज से? अपनी आंखों से देखने के बाद भी मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं इस ड्रैगन के बच्चे ने इसकी मदद की हो? जिसकी बात को सुनकर हमारी लोरी भी कहती है क्या तुम्हें तुम्हारी आंखों पर भी यकीन नहीं है? चलो तुम्हारी बेकार की आंखों को मैं निकाल ही देती हूँ। जिसकी बात को सुनकर वह भी डर जाता है। एमसी उसे हाथ पकड़ा कर उसे उठाने लगता है। थेसोल भी कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे जैसे किसी कैपेबल बंदे को देख भी पाऊंगा। यह दुनिया सच में काफी ज्यादा बड़ी है। एमसी भी कहता है तुम्हारा मैजिक भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। अगर तुम थोड़ा और भी तेज होते तो मैं सच में काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता। इस जगह की फोर्स में तुम जैसे बंदों को देखने के बाद मुझे राहत मिलती है। थेसोल भी हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया? वैसे देखा जाए तो कैपिटल से डिमोट होना इतना भी बुरा नहीं है। आपसे मिलकर मुझे काफी सम्मान मिला और खुशी हुई। एमसी कहता है क्या तुमने कहा तुम्हें कैपिटल से डिमोट किया गया है? तुम्हारा क्या नाम है? वह भी कहता है मेरा नाम थेसोल वल्चर है। एमसी भी कहता है थेसोल वल्चर, हाँ मुझे याद आया। वह भी कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? एमसी कहता है हाँ काफी अच्छी तरीके से, तुम तो मेरे एक बेनिफैक्टर हो ना। वह भी कहता है क्या मुझे माफ करना, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला था। और अगले ही पल हमारा एमसी उसके मत्थे पर अपनी उंगली को रख देता है और यूज करता है माना शॉट का, बंदे की भेजे को उड़ा देता है और उस थेसोल का अंत वहीं हो जाता है। अचानक से ऐसे सीन को देखकर सारे लॉर्ड्स एकदम चौंक जाते हैं। एमसी वहां पर एकदम शांत खड़ा होता है और कहता है इसी वजह से मैं तुम्हें और जीवित रहने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। अगर तुमको मैंने जिंदा रहने दिया तो तुम मेरे फियांसे के दुख का कारण बनोगे। सारे नोवेल्स फ्रेडा के इस काम को देखकर कहते हैं क्या फ्रेडा ने एक लॉर्ड को मार डाला? एक डुअल जो कि पहले ही खत्म हो चुकी थी, किसी और के कहने से पहले उसने किसी को मार डाला। यह तो क्लियरली एक नोवेल का मर्डर है। लेकिन आखिरकार कौन इसके सामने इसे फेस करने के लिए खड़ा होगा? एमसी उन सभी को एक जगह पर जमा हुआ देखकर कहता है क्या आखिरकार आप सभी लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? क्या इस थेसोल के कारण? इस पर ध्यान मत दो, यह एक ऐसा बंदा था जो कि मरना ही डिजर्व करता था। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो यह ग्रैंड डचेस के दुखों का कारण बनता। काउंट भी कहता है क्या ग्रैंड डचेस के लिए दुखों का कारण, और वह भी थेसोल? लेकिन कैसे? लेकिन महोदय क्या यह पहली बार नहीं है जब आप थेसोल से मिले हो? आखिरकार थेसोल की मौत ग्रैंड डचेस के दुखों को कैसे खत्म कर देगी? एमसी भी कहता है वेल ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा यही चाहती है कि सारे ही ह्यूमंस खुशी रहें। एक मर्सीफुल ग्रैंड डचेस जो कि एक ड्रैगन की बॉडी में ह्यूमंस के लिए फाइट करती है और थेसोल उनकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा था, यही मामला था। वैसे यह कुछ ऐसा था जो कि फ्यूचर में होने वाला था, इस वजह से इसे तुम्हें दिखाना थोड़ी मुश्किल है। वे लोग भी कहते हैं क्या माफ करें, और वे मन में सोचते हैं यह तो एकदम पागलपन है। यह कह रहा है कि इसने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि कुछ ऐसी चीज फ्यूचर में होने वाली है, मतलब कि वो चीज अभी हुई ही नहीं। क्या यह कोई पागल है? एमसी भी कहता है चिंता मत करो, तुम सभी चाहे कुछ भी करो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तो ये सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बग्गी का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी अपने सिर को पकड़कर बैठा हुआ होता है। सोचता है मेरा सिर तो घूमे जा रहा है। सोचा जाए तो मैं थेसोल वल्चर को यहाँ पर मिला था और मैंने उसे मारने के लिए वह माना शॉट यूज कर दिया, जिस वजह से मेरा पूरा माना ड्रेन हो गया और इस बेकार की कैरिज की वजह से मेरे सर में और चक्कर आते जा रहे हैं। मैं तो उन माना से चलने वाली कार्स को काफी ज्यादा ही याद कर रहा हूँ, हालांकि वे अभी तक इन्वेंट नहीं हुई हैं। तभी लूरी भी ताली बजाते हुए कहती है कितना इम्प्रेसिव है, तुमने अपनी पहली मीटिंग में ही एक लॉयल पर्सन को मार दिया। यह तो तुम्हारी एंगेजमेंट में एक काफी बड़ी बाधा बनने वाली है। एमसी कहता क्या तुम कह रही हो कि मैंने सबसे अच्छे लॉयल पर्सन को मार दिया? क्या तुम्हारा मतलब थेसोल से है? लूरी भी कहती है हाँ, चाहे तुम इस पर भरोसा करो या ना करो, वह ग्रैंड डचेस का सबसे लॉयल पर्सन था। एमसी भी कहता है वेल ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, क्या वह इतना सही था? लूरी भी कहती है हाँ मॉडरेट सही था और मॉडरेट करप्ट भी था, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट में उस जैसे नोवेल को सबसे अच्छा ही कहा जा सकता है क्योंकि बाकी के नोवेल्स तो फ्रंट लाइन पर रहकर भी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। एमसी भी सोचता है यहाँ के जितने भी लॉर्ड्स हैं सच में काफी बड़ी दुविधा है ये तो। एमसी भी कहता है
फिर भी एंगेजमेंट जैसी चलनी चाहिए वैसी ही चलेगी, क्योंकि वह कारण जिस वजह से मैंने उस थेसोल को मारा वह काफी सही था। जहाँ पर वह दूसरी सीट की तरफ देखता है, एक पोटली की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, अगर मेरी मेमोरी एकदम सही है तो उस थेसोल ने अभी भी एक काफी बड़ा क्राइम किया हुआ है। जहाँ पर हमें उस थेसोल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, आपका इस आलीशान वल्चर हाउस में स्वागत है। यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं ग्रैंड डचेस के कैसल से आए हुए गेस्ट को रिसीव कर पा रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर हमारे मास्टर अभी तक नहीं आए हैं। एमसी भी सीधा कह देता है वह मर चुका है, उस पर ध्यान मत दो। जिसकी बात को सुनकर वह भी घबरा जाता है, कहता क्या मुझे माफ करना। जहाँ पर हमारा एमसी उस थैले को उसकी तरफ फेंक देता है और वह कहता है क्या ये क्या है। लूरी कहती है यह चाहे कुछ भी हो, तुम इसे ले जाकर कासल के फ्रंट गेट पर किसी अच्छी सी जगह पर लटका देना। बटलर भी कहता है हाँ ऐसा कर तो दूंगा, लेकिन आखिरकार यह है क्या। लेकिन जब वह उस पोटली को खोल कर देखता है तो वह देखता है उसमें उसका मास्टर होता है, जिसे देखकर वह काफी जोरों से ही चिल्लाता है। फिर हमें थेसोल के रूम का सीन दिखाया जाता है। लूरी कहती है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी खाली घर को लूटने आए हैं, क्योंकि अब तुमने एक लॉयल बंदे को मार डाला है तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम एक अच्छा सा सबूत ढूंढ सको। एमसी भी कहता है क्या मेरे कहने से इस सारे मामले को निपटाया नहीं जा सकता, सबूत ढूंढना जरूरी है क्या। लूरी भी गुस्सा होते हुए कहती है मैं भी सोच ही रही थी कि तुम्हारे सिर को काट कर वापस ले जाया जाए और तुम्हारी उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाए। जिसकी बात को सुनकर हमारा फ्रेडा भी कहता है ओह मिल गया सबूत, यहाँ पर इस बेड के नीचे एक हिडन डोर है, यहाँ पर जरूर से कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे ये डोर ओपन किया जा सके। लोरी भी कहती है छोड़ो इस मैकेनिज्म को, तुम बगल को हटो। तब ये काफी खतरनाक सा पंच बनाती है और तभी जोर से वही जमीन पर देकर मारती है और कहती है यह ओपन हो चुका है, चलो अंदर चलते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। लूरी अपने सामने के सीन को देखकर कहती है इस तरीके की एक अंडरग्राउंड जगह है, यहाँ पर कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे इतनी बदबू आ रही है। एक सीक्रेट लेबोरेटरी जहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई हैं और यहाँ के ट्रेसेस को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स की लाइफ पर रिसर्च चल रही थी। यह तो क्लियरली डिमोनिक फॉलोअर्स से बिलोंग करता है, वे लोग जो डिमोनिक पावर की लालसा में अपनी ह्यूमैनिटी को तक को बुला देते हैं। और उन सभी में थेसोल वल्चर शायद से एक डार्क मेज नेक्रोमेंसर था। रुको, यह लाश तो किसी सोल्जर की लग रही है। अरे नहीं, इसने तो ह्यूमंस के ऑर्गन्स को मॉन्स्टर के ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। उस कमीने को तो मरना ही चाहिए था। वह आखिरकार ह्यूमंस पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। अगर वह कोई डीमन फॉलोअर है तो यह क्राइम किसी नोबल को मारने के क्राइम से भी बढ़कर है। लेकिन आखिरकार तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। लेकिन जब वह हमारे एमसी की तरफ देखती है जो कि कुछ कागजों को पकड़े हुए खड़ा होता है, उन कागजों को देखकर कहता है क्या मुझे यह मिल गया, थेसोल का नेमलेस मास्टरपीस द इन्फिनाइट माना कल्टीवेशन मेथड। वह पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर वह थेसोल के पास आया होता है। वह कहता है फ्रेडा क्या तुम इसे जानते हो, मॉन्स्टर्स कंटिन्यूअसली माना को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि यह बेकार का लो क्वालिटी माना होता है जिसका कुछ भी यूज नहीं होता। लेकिन आखिरकार कैसा रहेगा अगर हम मॉन्स्टर्स के माना के प्री प्रोडक्शन को अपने आप से रिक्रिएट कर सकें और कंटिन्यूअसली प्योर माना निकाल सकें। यह तो सच में माना का इन्फिनिट सोर्स बन जाएगा और अगर यह कंप्लीट हुआ तो यह सर्कल्स की भी लिमिट को सरपास कर देगा। एमसी भी कहता है यह तो तुम्हारी काफी ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट है। आखिरकार थेसोल तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। वह भी कहता है क्यों, यह तो मेरी अनडेड मॉन्स्टर्स की आर्मी है जिसे मैंने क्रिएट किया है। मैं उन सारी नोबल्स को क्रश करके रख दूंगा जिन्होंने मुझे ड्रैगन की टेरिटरी में डिमोट किया। इससे तो मैं ग्रेट मैच के लेवल से भी ऊपर के लेवल पर पहुंचने के लिए एवल हो जाऊंगा। एमसी भी कहता है अच्छा, यह मेरे रिवेंज के लिए भी काफी यूजफुल होगा, थैंक यू। और ऐसा कहकर उसका काम वहीं तमाम कर देता है। सोचता है तो फिर वह फिर से मेरे हाथों से ही मारा गया। तो यही है वह नेमलेस माना कल्टीवेशन मेथड जिसकी वजह से मैं काफी तेजी से ही 8th सर्कल पर पहुंच पाया। अगर मैंने इसे स्टडी किया तो मैं किसी और से भी काफी तेजी से 8th सर्कल पर फिर से पहुंच पाऊंगा। लेकिन तभी लूरी कहती है किसी ऐसी चीज को देखना, लगता है सारे ह्यूमंस एक जैसे होते हैं। रिसर्च पहले ही कंप्लीट हो चुकी है और रिसर्चर मारा भी जा चुका है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर इसे कोई चुरा भी ले तो। यह तो तुम्हारे लिए एक सच में काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है काफी तेजी से स्ट्रॉन्गर बनने की, जैसा कि सारे ह्यूमंस चाहते भी हैं। वह तो इन्हीं बातों को कह रही होती है लेकिन हमारा एमसी मना कर देता है और उन पेपर्स को देते हुए कहता है इस लेबोरेटरी की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। वह कहते हैं क्या तुम सीरियस हो, तुम नाम से एक मेज हो फिर भी तुम्हें इस नॉलेज को देखने की एक बार भी लालसा नहीं आ रही। एमसी भी कहता है हाँ, इन पेपर्स में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनसे ये मैजिक फील्ड पूरी तरीके से बदल सकती है, लेकिन आखिरकार इसका क्या ही यूज है।
अगर मैं एक पावरफुल मेज बनने के बाद पावर में अंधा होकर अपनी ग्रैंड डचेस को ही गुस्सा दिला दिया, उसे दुख पहुंचाया, ऐसी चीज को तो जड़ से ही मिटा देनी सबसे अच्छी चीज है। तो क्या तुम इस सारी चीजों को जला सकती हो? लूरी भी कहती है हाँ, ये मेरे लिए कोई कठिन काम तो नहीं है, और उन्हें अपनी फायर के साथ जलाने लगती है। और ऐसा करते हुए वह पूरी लेबोरेटरी को जला देती है। एमसी मन में सोचता है हर एक स्पेल का शब्द कास्टर के इमोशंस को धारण करता है, और कास्टर का एसेंस उस मैजिक में भी होता है। क्योंकि थेसोल के अंदर एम्पायर के लिए नफरत भरी हुई थी, तो इस मैजिक में भी नफरत भरी हुई है। यह एक ऐसा डार्क मैजिक है जो कि थेसोल की नफरत को कैरी करता है। थेसोल भी एक रेड सर्कल को पोजेस करता था, और उसकी नफरत और घृणा मेरी तरह ही प्रबल थी, और मैं ही था जिसने उसके गुस्से और नफरत को शेयर किया। अगर मैंने उसके मैजिक को कैरी ऑन रखा तो मैं पिछली बार की तरह ही बन जाऊंगा, और मैं अपने इमोशंस से नहीं जीत पाऊंगा। तो मुझे इसे हटाना होगा। मेरा पास्ट सेल्फ जिसे खुद के सर्वाइवल के लिए ही खुद से नफरत करनी पड़ी, यह सच में अच्छे तरीके से जल चुका है। हमारे लूरी भी हमारे एमसी को घूर घूर कर देखते हुए मन में सोचती है यह तो सच में एक अनप्रेडिक्टेबल साइको है, और इससे भी ऊपर एक मास्कोसिस्ट भी, और मैं इस ह्यूमन को अपने मास्टर के साथ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। चलो इस बेकार की जगह को छोड़ते हैं। वैसे भी इस बेकार के ब्लड की दुर्गंध को सूंघना हमारी मास्टर के एंगेजमेंट से पहले काफी ज्यादा ही अशुभ रहेगा, और हमारा एमसी भी मन में सोचता है। तो फाइनली टाइम आ चुका है एंगेजमेंट सेरेमनी का, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। तो भाई जितने भी चैप्टर्स आए थे मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे अगले चैप्टर्स आएंगे उनको भी डालता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए मांगा एक्सप्लेनेशन और नए एपिसोड देखने के लिए हाइप जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।